हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न। आज हम इंडियन एक्सप्रेस अखबार पढ़ेंगे यूपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला आर्टिकल पेज नंबर 7 पे है। इस आर्टिकल में इंडिया और यूक्रेन रिलेशन का बात चल रहा है, जिसमें आपको ये समझना है कि इंडियन कल्चर के ऊपर थोड़ा डिस्कशन है। ऐसा है कि यूक्रेन का जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसने अपेरेंटली एक ऑफेंसिव ट्वीट गॉडेस काली पे डाल दिया था अपने डिफेंस मिनिस्टर के ट्विटर हैंडल पे। तो जो जिसके खिलाफ काफी ज्यादा आवाज उठा, एक मैसिव आउटरीच हुआ और लोगों को इस बात से बुरा लगा। कई लोग उसको हेट स्पीच भी टर्म कर रहे थे। तो इसको देखते हुए यूक्रेन के जो गवर्नमेंट है उस ट्विटर को टेक डाउन किया। उन्होंने माना कि डिस्टॉर्टेड मैनर में दिखाया गया था, वो हमारी गलती है। बट यूनिक इंडियन कल्चर को यूक्रेन हमेशा रेस्पेक्ट करता है। उसी के रेस्पेक्ट में फिर बाकी डिटेल है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि कुछ ही दिन पहले यूक्रेन अभी न्यू दिल्ली आया था, जहाँ पे वो G20 मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए बात कर रहा था, चाहता था कि इंडिया उसको इन्वाइट करे, प्लस G20 ग्रुप को एड्रेस करने का मौका भी मिले प्रेसिडेंट जेलेंस्की को। तो इस कंटेक्स्ट में ये सब बात इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सब चीज इंपैक्ट करता है। दिस आर सॉफ्ट डिप्लोमेसी थिंग्स, इट माइट अफेक्ट रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज, नॉट दैट सिग्निफिकेंटली बट स्लाइटली। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें एग्जाम में पूछने लायक एक भी मैटर नहीं है। बट हल्का सा आप समझ सकते हो कि इंडियन कल्चर का सिग्निफिकेंस वर्ल्ड वाइड है। उसमें आप एग्जांपल ले सकते हो कि यूक्रेन ने ऐसा बोला। अब अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज 8 में है। इसमें देखिए, मनरेगा स्कीम के ऊपर अच्छा डेटा प्रेजेंट किया है। बताया है कि पिछले 1 सालों में जितने फैमिलीज मनरेगा में पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी संख्या 1 करोड़ से घट गई। जो डेटा आया उसके अकॉर्डिंग 6.19 करोड़ जो हाउस होल्ड्स हैं, उनको मनरेगा के अंदर काम मिला 2022-23 में, जो कि 7.25 करोड़ से 1 करोड़ जितना लगभग कम है 2021-22 के डेटा से। और 20-21 के डेटा से 7.55 करोड़, जो कि बहुत ही हाईएस्ट था। पर ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये 2 साल जो है कोविड ईयर्स था, उसके बाद कोविड ईयर्स नहीं है। इनफैक्ट कोविड के पहले जो मनरेगा वर्क का डिमांड था 5.48 करोड़ फैमिलीज के लिए, उससे बढ़ा ही है नंबर, उससे हायर साइड में ही है नंबर। आप चाहो तो ये डेटा यहाँ से भी देख सकते हो, ईजी रहेगा आपके रेफरेंस के लिए। पर आर्गुमेंट ये है कि मनरेगा स्कीम का जो डिमांड है, जो फैमिलीज लाइवलीहुड के लिए मनरेगा स्कीम का डिमांड करती थी, उसकी संख्या कम क्यों हो रही है? क्योंकि गवर्नमेंट का मानना यह है कि रूरल इकोनॉमी जो है वो नॉर्मलाइज हो रहा है और स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर ग्रोथ देखा जा रहा है। स्विफ्ट रिकवरी हो रहा है कोविड के बाद। अब लोगों को बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं। इस कारण से ये मनरेगा का डिमांड कम हो रहा है। पर एक्टिविस्ट का मानना यह है कि जो अटेंडेंस मैंडेटरी स्कीम निकाला गया था नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप के अंतर्गत, वो फर्स्ट, सेकंड आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम जो है वो सेकंड, और थर्ड जो बजट में इंडिया कट किया है फाइनेंशियल ईयर में, इस 3 कारण की वजह से मनरेगा का डिमांड कम हुआ है। तो ये आपके ऊपर स्पेकुलेट करना है कि मनरेगा का डिमांड क्यों कम हुआ है। बट अगर मेंस एग्जाम में क्वेश्चन आता है मनरेगा स्कीम के बारे में, उसका डिमांड कम बेसी के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए उसका दो पर्सपेक्टिव है। पहला जो गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव है कि रूरल इकोनॉमी स्टेबलाइज हो रहा है, एग्रीकल्चर ग्रोथ देखा जा रहा है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ रहे हैं। और तीन, एक्टिविस्ट के रीजन कि अटेंडेंस सिस्टम कंपलसरी जो किया गया वो, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम जो किया है वो, थर्ड जो बजट में एलोकेशन कम किया गया वो। फिर कुछ डेटा है मनरेगा के संबंधित, तो इस आर्टिकल को आप पढ़ोगे तो मनरेगा का डेटा भी क्लैरिटी आपको मिल जाता है। एवरेज नंबर ऑफ डेज जो एम्प्लॉयमेंट दिया गया पर हाउस होल्ड को, उसका वैल्यू 47.84 डेज आ गया 2022-23 में, जो कि कम है, जो कि 50.07 से कम है, जो कि उसके प्रीवियस ईयर में था। उसके पहले ईयर में 51.52 डेज था। तो इसलिए आपको जानना है कि एवरेज नंबर ऑफ डेज भी कम हो रहा है। ओनली 36 लाख फैमिलीज को जो है 100 डेज वर्क का फुल एम्प्लॉयमेंट मिला है, बाकी सबको इतना नहीं मिला लास्ट 5 साल के डेटा में। ये सेकंड डेटा हो गया। तो ये कुछ डेटा है जो मनरेगा के बारे में अगर आप पढ़ लेते हो तो एग्जाम में आपका हेल्प हो जाएगा। देखिए, एडिटोरियल पेज में आज भी कोई पढ़ने लायक मैटर काम का नहीं है। फिर आते हैं एक्सप्लेन पेज में। एक्सप्लेन पेज में देखिए, एक आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, रेन जो अभी इंडिया में हो रहा है पिछले 1-2 हफ्ते के अंदर, स्पेशली जो लास्ट 1-2 दिन के अंदर रेन इंडिया में हो रहा है, क्या वो रिलीफ है कि नहीं? क्या उससे कोई रिलीफ मिला है कि नहीं मिला एक्चुअल में? क्योंकि देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट ये है कि एल नीनो जो है बहुत फास्ट फॉर्म में डेवलप हो रहा है। इसकी वजह से क्या पूरे वर्ल्ड पे ओवरऑल वार्मिंग इफेक्ट देखने मिलेगा। इससे पूरा वर्ल्ड हीटअप हो जाएगा, तो सिर्फ इंडिया को भी ऑब्वियसली इफेक्ट पड़ेगा। तो इस वार्मिंग सिचुएशन में जो रेन हुआ उससे कुछ बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्लस इस आर्टिकल में ये भी डिस्कस किया गया है। प्लस इस आर्टिकल में आईएमडी का डेटा को लेकर ये भी डिस्कस किया गया कि वार्मिंग इंडिया में कितना देखा गया है, और रेनफॉल कहीं बढ़ गया है या वार्मिंग एक्टिविटी कहीं बढ़ गई है, उसका जानकारी दिया गया है। ये सब आप लोग इस आर्टिकल से पढ़ सकते हो। मैं आज टेलीग्राम ग्रुप में ये एक्सप्लेन पेज शेयर कर दूंगा, जहां पे आप लोग आर्टिकल पढ़ सकते हो। और आपको इजी अगर पढ़ना है तो ये टेबल डायरेक्ट देख सकते हो। जितना भी डेटा दिया हुआ है यहाँ पे, एक्सप्लेन किया गया, सब यहाँ पे मेंशन्ड है। उसी को वर्ड्स में यहाँ लिखा गया है। खासकर ये डेटा कि कौन से वेदर इवेंट से मैक्सिमम डेथ हुआ है, फिर लॉन्ग टर्म वार्मिंग कहाँ देखा गया है, इनका हल्का सेंस बना लिए। सब में एक एक दो दो एग्जांपल याद रख लेंगे तो आपका मेंस में डेटा यूज आएगा क्लाइमेट चेंज के टर्म्स में। या फिर समझ लिए हीट वेव का क्वेश्चन आता है तो उसमें भी डेटा यूज कर सकते हो। हीट वेव से कितने लोग मरे इंडिया में, फ्लड्स की वजह से कितने लोग मरे, ये सब रिपोर्टेड है मीडिया के द्वारा। आईएमडी की रिपोर्ट में सब देखा गया है, तो आईएमडी रिपोर्ट को डायरेक्टली कोट कर सकते हो आप। इसके अलावा आपको पता है, कुछ दिन पहले यूनाइटेड नेशंस का पॉपुलेशन फंड का रिपोर्ट आया था, जो बताया था कि मिड ऑफ द ईयर में इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगा। तो इसके पीछे, मोस्ट पॉपुलस होने के पीछे हिस्ट्री क्या है, इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया पॉपुलेशन क्या है, वो डिस्कस किया गया इस आर्टिकल के अंतर्गत।
आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हो, उसमें खासकर ये हेडिंग लेसन्स फॉर इंडिया और ये गुड है कि बैड है, ये 2 जानकारी आपको एटलीस्ट अगर पढ़ने का टाइम मिले तो पढ़ सकते हो पूरा अपने हिसाब से। इसमें एग्ज़ैक्टली एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। इट्स जस्ट दैट कुछ आपको इनसाइट मिलेगा तो आप यूज़ कर सकते हो अपने एसे के आंसर में। एसे में टॉपिक है, प्लस ज्योग्राफी में पॉपुलेशन का एस्पेक्ट है। तो पॉपुलेशन के संदर्भ में कुछ अगर क्वेश्चन आता है एज़ अ रिसोर्स या फिर इकोनॉमी के टर्म्स में कोई क्वेश्चन आता है तो इस वाले आर्टिकल का रेफरेंस आप यूज़ कर सकते हो। अब इकोनॉमी पेज में आते हैं। देखिए इकोनॉमी पेज में एक बड़ा आर्टिकल क्या चल रहा है आज के टाइम में, आईएएमएआई। आईएएमएआई क्या है? एक इंडस्ट्री बॉडी है, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अब ये क्या है, गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी टाइप का फंडा है इसके अंदर। अभी दिक्कत क्या चल रहा है कि एक पॉलिसी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया। पॉलिसी का नाम है एंटी मोनोपोली डिजिटल एक्ट। ये डिजिटल एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, इसका पर्पस ये है कि जितने भी मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस है बिग टेक कंपनी के, उसको मिनिमाइज किया जाए और फेयर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनाया जाए इंडिया में बिजनेस करने के लिए। तो पर आईएमएआई ने इसके खिलाफ बोला, बताया कि इससे बिजनेस को दिक्कत होगा, इससे कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं होगा। इस पे इंडियन स्टार्टअप्स ने बोला कि आईएमएआई जो है बेसिकली एक प्रोपागेंडा स्प्रेड कर रहा है बिग टेक कंपनीज के लिए, क्योंकि आईएमएआई जो बोल रहा है कि पॉलिसी बेकार है, खराब है, इससे एक्चुअल में इंडियन स्टार्टअप्स को बेनिफिट होगा। अदरवाइज जो भी चेंजेस आप करोगे इससे क्या बिग टेक कंपनी को फायदा होगा, जैसे गूगल, मेटा। तो ये आर्गुमेंट चल रहा है। तो आपको इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या समझना है? सिंपल सी बात है, डिजिटल एक्ट क्या है, उसके की प्रोविजंस क्या है, उससे इंडियन स्टार्टअप्स को क्या बेनिफिट हो सकता है इन इन एसेसिंग द इंडियन मार्केट इन अ फेयर एंड कॉम्पिटिटिव वे, और उससे बिग टेक कंपनीज को क्या नुकसान हो सकता है। ये 3-4 एस्पेक्ट आप समझ लोगे तो ये आर्टिकल का कोर पर्पस खत्म हो गया। देखिए ये आर्टिकल में सारा जानकारी गिवन नहीं है, आपको थोड़ा गूगल सर्च भी करना पड़ेगा, बट इतना ही है। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, पर अगर ये आर्टिकल में कुछ रेलिवेंट है तो बस इतना ही रेलिवेंट है एग्जाम के लिए, मेंस एग्जाम, वो भी मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीलिम्स से पूछने का चांसेस कम है। अब देखिए एक डेटा सेट है जिसमें बताया है कि 39% ऑफ इंडियन फैमिलीज जो हैं वो ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड स्कीम के विक्टिम बन चुके हैं। आपको पता है ऑनलाइन फ्रॉड बहुत तरीके से होने लगा है। कई लोगों का एटीएम फ्रॉड हो जाता है, कई लोगों का बैंक अकाउंट फ्रॉड हो जाता है, कई लोगों को फ़ोन आ जाता है फ़िशिंग के माध्यम से। तो ये सब टेक्निक से लोग विक्टिम बन जाते हैं ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड के। कई जन लोन ले लेते हैं। तो इसको देखते हुए ये डेटा शेयर किया गया है कि अभी तक कंप्लेन होने के बाद 70% कंप्लेन रिज़ॉल्यूशन नहीं हुआ है। 24% लोगों को पैसा बैक मिला है। 18% जो कंप्लेन फाइल किया गया डेज़िग्नेटेड प्लेटफ़ॉर्म पे उनको पैसा वापस मिल गया है। 17% लोग हेल्पलेस फ़ील कर रहे हैं। 23% लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के बारे में। ऐसे डेटा है। ये आप डेफ़िनिटली रीड कीजिए, क्योंकि देखिए ऑनलाइन क्राइम्स या साइबर क्राइम्स, ऐसा कभी क्वेश्चन आता है तो उसमें ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में भी आप लिख सकते हो और डेटा आपके काम आएगा। तो इंटरनेट सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया। उसके अलावा एसे में, एथिक्स में, इस सब में इसका एग्जांपल आप कोट कर सकते हो विद डेटा। तो इसीलिए डेटा रिलेवेंट है, इसलिए मैंने शेयर किया है। इसको डेफिनेटली रीड कीजिए अपने हिसाब से, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका रेफरेंस ध्यान रखिए। आपका वर्ल्ड पेज में कोई खास न्यूज़ वैसे है नहीं, पर एक ग्लांस आप ले सकते हो कि सूडान में वायलेंस चल रहा है, अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, सीज़ फायर का बातचीत चल रहा है, साउथ सूडान बोल रहा है हम क्रूज़ कराने में हेल्प करेंगे, पर 1 लाख लोग सूडान से भी निकल गए अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। केन्या भी ह्यूमैनिटेरियन फ्लाइट चला रहा है इंश्योर करने के लिए कि लोग सेफ रहे। अब एक डेटा है कि यूएस में जो बच्चे पढ़ने आते हैं उसमें इंडिया से आने वाले बच्चों की संख्या बढ़ी है चाइना के मुकाबले। तो ये दिया है कि डेटा कि 64,000 बच्चे इंडिया से ज्यादा जा रहे हैं यूएस के अंदर, चाइना में 24,000 बच्चे कम हो गए। इनफैक्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट का एनरोलमेंट में 7.8% इंक्रीमेंट देखने मिला है किंडरगार्टन से क्लास 12 लेवल तक। 700 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो केजी से लेकर क्लास 12 तक एडमिशन लेते हैं 1 साल के अंदर। 15% जो है हाइक एक्सचेंज विजिटर्स में हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। 2,76,723 लोग, जो कि पिछली बार 2,40,000 थे। ये वर्ल्ड का डेटा है। यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट का डेटा है ये स्टूडेंट एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम के अंतर्गत। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, सिंस आप अगर इंडिया यूएस रिलेशन का बात करोगे तो इंडियन स्टूडेंट्स फॉर्म अ मेजर प्रपोर्शन ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन यूएस। तो उस टाइम पे आप ये डेटा कोट कर सकते हो इंडियन इंटरेस्ट के ध्यान में रखते हुए, और कोई इसका यूज आएगा नहीं। फिर एक अपडेट ये है कि जापान साउथ कोरिया ने अपना टॉक को रिवाइव किया। उनके बीच में इकोनॉमिक टॉक्स हॉल्ट हो गया था बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। अभी एशियन लीडर्स का 23rd ट्राइलेटरल मीटिंग हुआ है, उसमें सारे लीडर्स मुलाकात किए, उसके साइडलाइन पे डिस्कशन हुआ। अभी युगांडा जो है उसने एक हार्श एंटी एलजीबीटीक्यू बिल पास किया है, जो कि मोस्टली अनचेंज्ड है, क्योंकि आपको पता है युगांडा में एलजीबीटीक्यू बैंड है, बेसिकली इलीगल है सेम सेक्स रिलेशंस। तो उसमें और हार्श प्रोविजंस डाल के ये रूल बनाया गया है। तो एज अ युगांडा का एग्जांपल आप ध्यान रख सकते हो, जो कि एंटी एलजीबीटीक्यू में बिलीव करता है एज अ कंट्री। तो वो आप एग्जांपल में यूज कर सकते हो जब आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव कोट करते हो अपने मेंस के आंसर में। तो बस आज के न्यूज़पेपर में यही था पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट। आई होप आपको पढ़ के अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक द इनिशिएटिव तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।